ये जो 4 शैली हैं, हम इनका चारों शैली का थोड़ा डिस्कस डिटेल में करेंगे तो आपको समझेगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। एथोराइजेशन का मतलब क्या है कि ये पेरेंटिंग की एक कला है जो आज्ञाकारिता, सख्त नियमों और अपेक्षाओं और माता पिता और बच्चों के बीच सीमित संचार पर जोर देती है। पालन पोषण की इस शैली वाले माता पिता अवज्ञा या अधिकार की पूछताछ को बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपने नियमों को लागू करने के लिए दंड का उपयोग कर सकते हैं। देखो, जो हमारा व्यवहार बनता है ये शैलियों की वजह से बनता है। आपके माता पिता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया उसी तरह से आपका बिहेवियर आगे चल के बनता है। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को उनके हिसाब से काम नहीं किया तो उसको हमेशा पनिशमेंट देते हैं। मैं जो बोला हूं इसी हिसाब से काम करना चाहिए, इसी हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, इसी हिसाब से, नहीं तो मैं तुमको दंड दूंगा। इस तरह के माहौल में जो बच्चे पढ़ते हैं ऑथराइजेशन वाले में, वो आगे चल के अपने और लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं? यहाँ पे जो ये माता पिता की शैली जो है, अब कौन सी शैली अच्छी है कौन सी गलत है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये शैली है एक। ठीक है, परमिशन वाली जो शैली होती है उसमें क्या होता है, यह पालन पोषण की एक शैली जिसकी विशेषता कम उम्मीद, बहुत कम अनुशासन और माता पिता और बच्चों के बीच खुला संचार है। वो बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, अनुशासन भी हिसाब से रखते हैं। ठीक है, ये बहुत उदार होते हैं माता पिता और अपने बच्चों को अपने स्वयं के कई निर्णय लेने की अनुमति देते हैं, भले ही वे निर्णय उनके सर्वोत्तम हित में ना हो। कभी कभी बच्चे को, माँ बाप को लगता है कि यार ये साइंस में अच्छा रहेगा, लेकिन वो बोलता है मुझे कॉमर्स पढ़ना है और मुझे उसी में मजा आएगा। ठीक है, तेरे को लग रहा है कॉमर्स पढ़ना है तो तुम कॉमर्स पढ़ो, वो दे देते हैं परमिशन। मतलब बच्चे को गलती करने भी देते हैं कि ठीक है, करके सीखता है वो। हाँ, बताना रुकाना ये आपका काम है, लेकिन ये पेरेंट्स जो होते हैं ये थोड़ी बेटर होते हैं उनसे। ठीक है, अभी तीसरा हम है कि अनइन्वॉल्व, जो अनइन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये पालन पोषण की एक ऐसी शैली है जिसमें न्यूनतम संचार, बहुत कम कम्युनिकेशन बच्चे के साथ है माँ बाप का। बच्चे की गतिविधियों में बहुत कम या कोई निगरानी नहीं है और बच्चे के जीवन में कोई भागीदारी भी नहीं है। और संबंध माता पिता अक्सर अपने बच्चों के जीवन में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होते हैं और शायद यह भी नहीं जानते कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। अब ये बच्चे खाली बस फीस दे देंगे, बच्चे को पॉकेट मनी दे देंगे, अब बच्चा पढ़ रहा है क्या कर रहा है वो तेरा काम है, पढ़ाई तू कर भाई, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, इन्वॉल्व नहीं, उससे कोई कम नहीं। इस तरह के भी बच्चों का परवरिश होता है। ठीक है, और लास्ट में है कि ये पालन पोषण की एक ऐसी शैली है जो उच्च उम्मीदों, स्पष्ट संचार और निरंतर अनुशासन की विशेषता है। पालन पोषण की इस शैली वाले माता पिता दृढ़ होते हैं और पालन पोषण करते हैं और अपने बच्चों को एक सहायक और उत्साहजनक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर बच्चा फेल हो गया तो उसको वो डांटते नहीं है, बोलते हैं तो फिर से मेहनत करेगा पास हो जाएगा, या तो इस चीज में ये हुआ तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो ये पालन पोषण की शैली है ना, ये थोड़ी शैली बेटर है बाकी शैलियों से। सेकंड वाली शैली भी ठीक है, लेकिन उससे भी बेटर शैली ये है जहां पे आप अपने बच्चे को एक देते हो, इन्वायरमेंट देते हो, एक डिसिप्लिन में भी रखते हो, बट उसको स्पष्ट कम्युनिकेशन, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो चीजें वो आप बता देते हो, बोलते तुमको जो करना है तुम्हारी शैली के हिसाब से तुम करो। अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जिससे वो अपने आने वाले फ्यूचर्स को देखना चालू कर देता है। देखिए, बच्चों के साथ एक चीज ये नहीं करना है। अध्ययनों से पता चला है कि बच्चों को अनुशासित करने के तरीकों के रूप में शारीरिक दंड का उपयोग करने से दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक क्षति हो सकती है। लेडीज लोग ज्यादा होते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बार बार ये कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए ज्यादा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कभी नहीं मारना चाहिए, लेकिन जितना रोक सकते हो आप, मारने का हाथ उठाने का हाथ मत उठाओ बच्चों पे, ये थोड़ा दिक्कत क्रिएट करता है। और ये हमने भी किया, ऐसा बात नहीं कि मैंने नहीं किया है, मेरे से भी हुई ये गलती है, उसके बाद मैं समझा इस बात को। माता पिता को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और अनुशासन के अन्य तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जो सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं। माता पिता को अपने बच्चों की बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और कठिन परिस्थितियों से निपटने के दौरान उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है या कोई चीज है ना, उस समय आप उसको ध्यान से सुनो कि किस वजह से वो पढ़ाई में या कोई भी चीजों में स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बच्चा जो है ना आपसे चीजें छुपाना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हम बोलते हैं ना, कोई भी घटना होती है तो क्या बनते हैं, उससे इमोशंस बनते हैं।
इमोशन से बिलीफ बनते हैं और बिलीफ आपका बिहेवियर को डिसाइड करता है। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि जो भी घटना होती है उसके साथ इमोशंस जुड़ा होता है और उसी इमोशंस के थ्रू उसकी बिलीफ जो होती है वो बढ़ती है और बिलीफ से उसका व्यवहार बनता है। कोई भी बच्चे का व्यवहार क्यों अच्छा है क्यों बुरा है वो पूरा डिपेंड करता है उसके वो इमोशंस को कैसे हैंडल करता है। ठीक है, जैसे आपका बच्चा क्यों झूठ बोलता है। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा आपको आकर कहता है मम्मी पापा मैंने आज 20 रन बनाए और हमारी टीम जीत गई, और आप उस पर बरस पड़े, अरे तू तो ट्यूशन न जाकर क्रिकेट खेलने चला गया, नालायक, तुझे तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं हमारा बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, और तू पूरा पैसा बर्बाद कर रहा है। आपने उसको 2 चमाट लगा दी। अब आपने तो किया ही, आपकी वाइफ भी उसको चिल्ला रही है। अब वो बच्चा तो सुना कि माँ बाप को बोलूंगा मैं जीत गया तो खुश होगा, लेकिन माँ बाप तो उसको अब बच्चा खाली पढ़ने के लिए नहीं आया, उसका और भी इंटरेस्ट है ना। तो ये इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करोगे दूसरी बार वो सच्चाई बताने से डरेगा। आप उसको बोलोगे अरे वाह वेरी गुड बच्चा जीत गया, वेरी गुड, कांग्रेट्स कांग्रेट्स, अच्छा गुड। बाद में जब वो शांत हो जाता फिर बोलने का बच्चा ये अच्छी बात है लेकिन पढ़ाई जो है ना तेरी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है, अगर तू पढ़ाई करके और जो समय बचता उसमें खेलेगा तो और मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा बोलो। ये ना कि बोलने का तरीका आप चेंज कर तुरंत उसको डांटना मारना चालू कर दो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या लगता है आपका बच्चा अगली बार कब बोलेगा। जिस बच्चों को सच बोलने पर बार बार सजा मिलती है तो वो झूठी तो बोलेगा ना। एक और घटना इसे और मजबूत कर देता है। मसलन आप घर पर हैं, कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा है तो आप अनावश्यक लोगों से बचने के लिए अपने बच्चे को तपाक से कह देते हैं कि उनको बोलना मम्मी पापा घर पर नहीं है। या कभी कभी हम बच्चों के साथ मार्केट में घूम रहे होते हैं पर बच्चों के सामने कहते हैं मैं जरा ऑफिस में हूँ, मैं बिजी हूँ, फोन पे बोल रहे हो, और आप जा रहे हो, मतलब आप बच्चे के सामने ही झूठ बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो झूठ। तो आप बच्चे को सिखा रहे हो कि झूठ बोलना अच्छी बात है। जब आप सिखा रहे हो बच्चे को झूठ बोलना अच्छी बात है, आप कर रहे हो, आपका बच्चा भी वही करेगा, फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है, आपने ही तो सिखाया उसे झूठ बोलना। तो झूठ बोलना बच्चा यहां से सीखता है, माँ बाप से, माँ बाप के व्यवहार से, माँ बाप के थॉट प्रोसेस से सीखता है। झूठ बोलना हम सिखाते हैं, झूठ बच्चा अपने आप नहीं सीख जाता है बोलने का। आप देखिए बच्चे इस बात से ज्यादा सीखते हैं कि आप स्वयं क्या हो, न कि इस बात से कि आप क्या सिखाते हो। आप सिखाते उससे नहीं, आप व्यवहार कैसा करते हो वो बच्चे देखते हैं। देखो ये पिक्चर्स, अब वो डांट रहा है उसको, वॉचमैन को, लड़का देख रहा है, तो उसी तरह से वो भी बनेगा ना। दिख रहा है आपको व्यवहार आपका किस तरह से है। अब हम आते हैं शिक्षा और संस्कार के बारे में थोड़ा बात करेंगे। कुछ माता पिता शिक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं और अपने बच्चों को एकेडमिक रूप से उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि अन्य अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ाने और उन्हें मजबूत चारित्रिक विकास करने में मदद करने को प्राथमिकता दे सकते हैं। देखो दो तरह से होता है, कुछ लोग को लगता है खाली बच्चा टॉप करे, कुछ लोग सोचते हैं बच्चा अच्छा बने, नैतिक मूल्यों के साथ वो अच्छा बढ़े, भले उसके मार्क्स जो चाहिए उतना नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बच्चा अच्छा है तो आगे चल के। लेकिन कुछ लोग खाली एकेडमिक इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि आपको शिक्षा देना है लेकिन संस्कार के साथ शिक्षा होनी चाहिए। खाली शिक्षा देने से बच्चा कुछ नहीं बड़ा आदमी बन गया, ये बन गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे को पढ़ाया लिखा है सबके, हाँ किधर तू चला जा यूके पढ़ने को, तू चला जा लंदन पढ़ने को, पढ़ के बच्चा उधर ही पढ़ के सेटल हो गया, आज माँ बाप के पास आ ही नहीं पा रहा है। ऐसी पढ़ाई कराओ, ऐसी चलो, बहुत सारी चीजें इंडिया में भी है ना, जरूरी थोड़ा है कि बाहर जाके, हाँ बाहर उसको जाना 1-2 साल के लिए जाके आ जाए, लेकिन हमेशा के लिए कोई ऐसा नहीं। इंडिया में भी आज बहुत स्कोप है, बहुत सारी चीजें आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। वो गया एक क्रेज था एक टाइम, यूएस का, लंदन का, ऑस्ट्रेलिया का। आज ऐसा कोई चीज नहीं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं। तो आप बच्चे को इस तरह से मत बनाओ कि वो बस बाहर के बारे में सोचे, क्योंकि आज जो है फैमिली न्यूक्लियर है, छोटे परिवार हैं। पहले होते थे सब परिवारों में 5-6 भाई बहन होते थे, 1-2 बच्चा चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज तो एक ही बच्चा है आपके, एक ही या 2, एक लड़का एक लड़की है, तो आप उसमें भेज दोगे तो क्या होगा, इन फ्यूचर आप भी से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो उसको वो चीज सिखाओ जिससे उसका चारित्रिक विकास हो और वो अच्छा नागरिक बने। ये ना कि उसको ऐसा खाली बस पढ़ाई में वो अच्छा हो बस वही बनाओ, बात करने का तमीज उसको पता ही नहीं, खाली वो बस पढ़ने में अच्छा है बच्चा, ऐसा बच्चे का कोई मतलब नहीं। माता पिता को अपने बच्चों के संस्कारों के बारे में बात करने के लिए समय निकालना चाहिए और वास्तविक जीवन में उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए कि उन मूल्यों और विश्वासों को कैसे क्रियान्वित, मतलब एक्शन में कैसे लिया जाता है। जो भी वैल्यूज हैं आपके, जो आपके फेथ हैं, जो आपकी संस्कार हैं, उन सब चीजों को
किस तरह से आप फॉलो कर रहे हैं ना, उसी बेस पे आपके बच्चे में वो ट्रांसफर होगा। अगर आपके बच्चे में, जैसे हम लोग बहुत लोग हैं, बच्चे को इंग्लिश आ रही है बच्चे को, लेकिन अपनी मदर टंग ही नहीं आ रही, जो जिस मदर टंग में है। तो यहाँ पे कोई बच्चा था, बोलता है कहाँ का, कर्नाटका है, मतलब मुझे तेलुगु नहीं आता है। अरे तू कर्नाटका का है, तेरे को तेलुगु ही नहीं आता है? माँ बाप तेलुगु में बात करते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं आता है क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप समझ रहे हो, तेलुगु उसको नहीं समझ में आ रही, लिखने को नहीं आ रही, बोलने को नहीं आ रही। जो भी आपकी लैंग्वेज है मदर टंग, उसको अभी वो सिखाओ। आप सिखाओगे तो सीखेगा कैसे? पेरेंटिंग के टिप्स क्या है? स्पष्ट नियम और परिणाम निर्धारित करें, साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं, एक अच्छा उदाहरण सेट करें, अच्छे व्यवहार की तारीफ करें, स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करें और खुद को कूल रखें। ये 6 टिप्स हैं पेरेंटिंग के। स्पष्ट नियम और परिणाम निर्धारित करें, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने बच्चे के लिए ना एक टाइम फ्रेम, एक बोलते हैं ना, ये करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ कुछ समय, क्वालिटी समय, मतलब आपको जब भी टाइम मिलता है बच्चे के साथ बातचीत करें, देखें उसके साथ। ये नहीं कि आप आके टीवी देख रहे हो, बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है लेकिन आपका ध्यान ही नहीं। कुछ लोग खाली होमवर्क कराने के लिए बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं, बस उतना टाइम। अरे भाई, वो जब बैठा है ना, तब उसके साथ बिना कुछ पढ़ाई लिखाई का ऐसे भी बातचीत करो, वो क्वालिटी टाइम होता है। ना कि उसको बैठा के होमवर्क करा रहे हो, वो क्वालिटी टाइम नहीं हुआ। वो तो उसका काम कराने में आप हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो। क्वालिटी टाइम का मतलब ही दूसरा हो। ठीक है। शुरुआती दौर में निवेश करना शुरू करें शिक्षा के लिए, बच्चों को उचित परामर्श दिलाना, मतलब कोई काउंसलर के साथ बात कराना। अगर आप, क्योंकि आप नहीं समझा सकते, आपकी बात बच्चा एक लेवल से ज्यादा नहीं समझेगा, कभी कभी आप एक काउंसलर की मदद ले सकते हो, उनकी बात वो जो बताएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी क्रेडिबिलिटी हमेशा बेटर होती है। बच्चे को एक दोस्त की तरह अपने बच्चों को भरोसा जीतें। आप उससे दोस्ती करोगे तब आपका भरोसा उसके ऊपर, उसका भरोसा आपके ऊपर आएगा। अब बच्चों के पैशन को समझने के बारे में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप बच्चे के पैशन को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको गाइड नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं एक टेस्ट होता है बच्चों का, अगर इसको कराना है करा सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, किस फील्ड में वो आगे बढ़ेगा, क्या पढ़ना चाहता है, किस चीज में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे जिद्दी होते हैं, देखा होगा आपने, बच्चे जिद्दी होते हैं कि नहीं? किसी का बच्चा है? मेरी तो बेटी एक थी बहुत जिद्दी। ठीक है, मान लो बच्चे ने दूध फेंक दिया, गलती से मोबाइल गिरा दिया वगैरह, तो माता पिता को गुस्सा आ जाता है और वे बच्चे को डांटते हैं या मार देते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे बड़े हैं। अगर बच्चे को गुस्सा आया तो वो क्या करेगा? जो माता पिता को अच्छा लगता है वो करेगा ही नहीं, उसका वो ठीक उल्टा करेगा। अगर आप उसको, उसकी चीजों को बार बार उसको गलत करते हो, गुस्सा करते हो और मार देते हो, तो जो आपको पसंद है वो नहीं करेगा वो बच्चा फिर। और जब इस व्यवहार को बार बार दोहराया जाता है तो वो जिद्दी कहलाता है। चाहे वो टीवी देखना हो, मोबाइल खेलना हो, खिलौना लेना हो, खाना नहीं खाना हो। अरे तू तो ये खाना खाना ही नहीं खाता है, तू तो बार बार टीवी देखते रहता है। आप जितना आप बोलोगे उतना ज्यादा वो ये करेगा। बल्कि एक बार समझा के, एक बार बार उसको टोकना बेटर नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो क्योंकि ये सब चीजें हमने की थी और उसका परिणाम क्या हुआ मैंने देखा है, ये मैंने पर्सनल देखा हुआ है। उसको जो भी मना करते थे हम लोग, वो वही करती थी मेरी बेटी। अब क्या ऐसी चीजें जो आपको नहीं करना है, तो बच्चे की तुलना मत करोगे। देख तेरी दोस्त है ना, वो कितना पढ़ने में तेज है, या उसका कितने मार्क्स आते हैं, तुम्हारा मार्क ही नहीं आता है, कम आता है, या वो बच्चा कितना इस चीज में आगे। किसी और से कंपेयर ना करो, रिलेटिव फ्रेंड्स में या उसके दोस्तों के साथ उसका कंपेयर ना करो। बच्चों को ना इल्जाम लगाएं, ना चिल्लाएं, ना पीटें, ये भी काम आपको नहीं करना है। बुरे व्यवहार को आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, लेकिन उसको कोई चीज सिखाना समझाना है तो सैंडविच अप्रोच से समझाओ। बच्चे की तारीफ करो, उसकी गलती जो बताओ, फिर उसकी तारीफ करो, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। हर मांग को पूरा ना करें। बच्चा बहुत बार ऐसी जिद करेगा जो ठीक नहीं होगा या जो चीज सही नहीं होगी, तो उसको बोलना ठीक है बेटा हम करेंगे, एक समय आने दो, उचित समय पे करें। पहली बात कि उसको गलत प्रॉमिस मत करो, और जो प्रॉमिस करो उस प्रॉमिस को पूरा कर सको तो ही प्रॉमिस करो बच्चे को, नहीं तो प्रॉमिस मत करो। उसकी हर मांग को पूरा मत करो, ये भी गलत चीज होती है। और उनकी हर चीज उनसे न छीन लें, ठीक है। बहुत बार हम बच्चों के साथ ये सब गलतियां करते हैं, अगर ये करेंगे तो बच्चे का जो व्यवहार है ना वो सही नहीं बनेगा, मतलब वो बच्चा आपका जिद्दी बनेगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ चीजों पे फोकस कर रहा हूं, आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। इसमें से
एक दो बातें भी आपके समझ में आ गई तो भी बहुत बड़ी बात है। किसी भी व्यवहार को बदलने से पहले बच्चों की मानसिकता और समझ को पकड़ें, उसका क्या एटीट्यूड है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वे वह चीज क्यों करते हैं यह जाने, इस बात का ध्यान रखकर अपने में परिवर्तन लाएं। अगर वो बच्चा आपका ये सब कर रहा है ना, तो किस वजह से कर रहा है, ये नहीं कि वो छोटा है और वो बोलेगा नहीं तो मैं उसके ऊपर अपना राशन पानी लेके चढ़ जाऊं, डांटना चालू कर दूं, नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बच्चे को कैसे बात कर रहे हो, किस टोन में बात कर रहे हो, किस तरह आपका बॉडी लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता के रूप में आप दोनों को पहल करनी होगी और अपने बच्चों के पालन पोषण और उचित परवरिश में भाग लेना होगा। बच्चे तो बस आपकी जिम्मेदारी है, वो आएंगे और कुछ तो चले भी जाएंगे, लेकिन अंत में आप दोनों को ही लंबे समय तक साथ में रहना है। इसलिए जब बच्चे आपके लाइफ में आते हैं तो बहुत सारी लेडीज अपने हस्बैंड की तरफ से ध्यान कम कर देती हैं या बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफ की तरफ से ध्यान कम कर देते हैं। बच्चों को अपने लाइफ में लाएं, उनका उचित ध्यान रखें, लेकिन अपने पति पत्नी के रिश्तों को उसी तरह से मजबूत बनाए रखें, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं समझ में आया तो मेरी बुक है अपने जीवन साथी को खुली किताब की तरह कैसे पढ़ें, इसमें मैंने एक चैप्टर डाला है कि जब आपके लाइफ में बच्चे आते हैं तो अपने जीवन के साथ रहे ना, घर में नए मेहमान की उपस्थिति होने पर कैसे अपने जीवन साथी के साथ करीबी पलों को और हसीन बनाएं। चैप्टर नंबर 3 में मैंने बताया है। बच्चे तो आपकी जिम्मेदारी है ना, सबसे पहले हस्बैंड वाइफ आप थे, तो ये नहीं कि बच्चा आ गया तो वाइफ अब हस्बैंड का ध्यान ही नहीं रख रही है, तो वो गलत है। थोड़ा सा कमी आएगा, लेकिन डायरेक्ट 50% कम नहीं हो जाना चाहिए। 10% कम होगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अटेंशन हस्बैंड का भी रहना चाहिए। विरासत वह नहीं है जो मैंने अपने लिए किया है, यह मैं अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, ठीक है। विरासत वह नहीं है जो मैंने अपने लिए किया, विरासत वही है जो मैं अगली पीढ़ी को दे रहा हूं। मैं अपने बच्चों के साथ जो कर रहा हूं वही विरासत है। आप सब लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।